नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम फाइनेंशियल एम्बिशन यानी आर्थिक महत्वाकांक्षा की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमारे और आपके जैसे रोजमर्रा के मिडिल क्लास संघर्षों से शुरू होता है और अरबों डॉलर के उन बड़े कॉरपोरेट साम्राज्यों तक जाता है जो अपने ही घमंड में चूर होकर तबाह हो गए। अब जरा सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जिंदगी भर जी तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी बस एक एवरेज लेवल पे ही फंसे रह जाते हैं, और दूसरी तरफ जो लोग रातों रात आसमान छूने वाले बिलियंस के एम्पायर्स खड़े करते हैं, वो ताश के पत्तों की तरह अचानक ढह क्यों जाते हैं? इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है, जिसे आज हम मिलकर समझेंगे। आज की इस चर्चा को हम मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटेंगे। हम मिडिल क्लास ट्रैप से शुरू करेंगे, फिर माइक्रो हसल्स की बात करेंगे। उसके बाद हम हर्षद मेहता और बायजूस जैसी बड़ी कंपनियों की मैक्रो स्टोरीज देखेंगे और अंत में समझेंगे कि असल में सस्टेनेबल सफलता के नियम क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द मिडिल क्लास ट्रैप की। आपने शायद उस मशहूर मार्शमैलो टेस्ट के बारे में सुना होगा, राइट? दशकों तक हमें यही बताया गया कि सफलता सिर्फ और सिर्फ विल पावर यानी आपकी इच्छा शक्ति का खेल है। लेकिन सच कहूं तो नया डेटा एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करता है। बात सिर्फ विल पावर की नहीं है। एक गरीब या मिडिल क्लास बैकग्राउंड में सिस्टम की रुकावटें बहुत ज्यादा होती हैं। वहां सारा फोकस आज के सर्वाइवल पर होता है, जबकि एक अमीर बैकग्राउंड में एक स्टेबल माहौल मिलता है जो आपको भविष्य के लिए सोचना और रिस्क लेना सिखाता है। इसे हम विल पावर नहीं कह सकते। ये दरअसल एक प्रिविलेज्ड मल्टीप्लायर है जो आपके लिए फेल होने का बैकअप तैयार रखता है। इसे समझने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के बॉम्बर प्लेन्स का उदाहरण एकदम परफेक्ट है। इसे सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। होता क्या है ना, हम अक्सर सिर्फ उन लोगों की सक्सेस स्टोरीज देखते हैं जो सफल हो गए, बिल्कुल उन प्लेन्स की तरह जो गोलियां खाकर भी अपने बेस पर वापस लौट आए। लेकिन हम उन हजारों अदृश्य कहानियों को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं जहां लोगों ने सेम रूटीन फॉलो किया, उतनी ही मेहनत की, लेकिन सिस्टम की रुकावटों के कारण वो क्रैश हो गए। और इसका असर कितना बड़ा होता है ये आंकड़ा देखिए, 45 गुना। डेटा हमें साफ साफ बताता है कि एक अमीर घर के बच्चे के पास जो नेटवर्क और रिसोर्सेज होते हैं, उसकी वजह से उसका फाइनल आउटकम एक मिडिल क्लास बच्चे की तुलना में 45 गुना ज्यादा हो सकता है, और वो भी तब जब दोनों का टैलेंट बिल्कुल एक जैसा हो। तो असल में ये गेम पहले से ही अनफेयर तरीके से सेट किया गया है। अब सवाल ये है कि इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलें। यहीं से हम अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, माइक्रो हसल्स एंड स्पीड। देखिए, अगर आपको लगता है कि कोई बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज ऐसे कई रियल और एक्सेसिबल आइडियाज हैं जो महज 500 रुपए से शुरू हो सकते हैं। जैसे पेपर बैग बनाना, थोक में अगरबत्ती लाकर उसकी पैकेजिंग करना, मसाला पैक करना, या फिर अपने मोबाइल से रील्स की एडिटिंग करना। आज हर दूसरे क्रिएटर को एक वीडियो एडिटर चाहिए, है ना? ये सारे आइडियाज भारी कैपिटल की मांग नहीं करते, बल्कि ये पूरी तरह से आपके एग्जीक्यूशन पर टिके हैं। और इन माइक्रो हसल्स को कामयाब बनाने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। परफेक्शन भूल जाइए और स्पीड पर फोकस कीजिए। सबसे पहले बिना ज्यादा सोचे कुछ क्रिएट कीजिए, फिर उसे मार्केट में टेस्ट कीजिए, वहां से जो डेटा मिले उससे सीखिए, और फाइनली जो तरीका काम कर जाए बस उसे स्केल कर दीजिए। शुरुआत में गलती करना और उससे सीखना ही आपकी असली ग्रोथ है। तो ये तो बात हुई इंडिविजुअल लेवल की। लेकिन क्या होता है जब यही एम्बिशन एक मैक्रो लेवल पर लालच बन जाता है? ये है हमारा तीसरा पॉइंट, हर्षद मेहता का मार्केट इल्यूजन। 1980 में एक बहुत ही साधारण जॉबर के रूप में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कदम रखने से लेकर 1990 तक पूरे मनी मार्केट पर अपना दबदबा बनाने तक का सफर। और फिर 1992 में वो 4000 करोड़ के स्कैम का एक्सपोज होना। हर्षद मेहता की कहानी हमें दिखाती है कि जब ग्रोथ के पीछे का लालच बेकाबू हो जाता है, तो इंसान जितनी तेजी से ऊपर जाता है, उतनी ही दर्दनाक तरीके से नीचे भी गिरता है। अब ये पूरा स्कैम हुआ कैसे? इसका सारा खेल एक छोटे से डॉक्यूमेंट में छिपा था, जिसे कहते हैं बैंक रसीद या बीआर। जब बैंक आपस में शॉर्ट टर्म लोन लेते थे, तो असली एसेट्स ट्रांसफर करने के बजाय वो बस एक बीआर इशू कर देते थे, जो एक तरह का वादा होता था। इसी सिस्टम के लूपहोल का फायदा उठाकर छोटे बैंकों से फर्जी बीआर बनवाए गए और करोड़ों रुपए का फंड चुपचाप शेयर मार्केट में पंप कर दिया गया। और उस इल्लीगल और फर्जी पैसे का नतीजा क्या था? 460%। जी हाँ, 1990 से 1992 के बीच सिर्फ 2 सालों में सेंसेक्स 460% उछल गया।
ये कोई एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं थी, ये बस इलीगल फंड्स से बनाया गया एक आर्टिफिशियल इल्यूजन था, जिसे एक न एक दिन टूटना ही था। खैर, 90s के दशक से निकलकर अगर हम आज के टेक वर्ल्ड की बात करें तो वहां भी कहानी कुछ अलग नहीं है। चलिए अपने चौथे टॉपिक पर चलते हैं, द डाउनफॉल ऑफ बायजूस। बायजूस की जर्नी किसी वाइल्ड रोलर कोस्टर से कम नहीं रही है। 2015 में एक प्रॉमिसिंग लर्निंग ऐप लॉन्च होने से लेकर कोविड के दौरान $22 बिलियन की पीक वैल्यूएशन टच करने तक, लेकिन फिर 2024 आते आते उस वैल्यूएशन में 99% की भारी गिरावट आ गई। आखिर इतने कम समय में इतना बड़ा साम्राज्य कैसे ढह गया? इसका सीधा सा जवाब इस खराब यूनिट इकोनॉमिक्स में छिपा है। बाहर से देखने पर ग्रॉस सेल्स का नंबर, जो कि 2.76 लाख रुपए प्रति सेल्स पर्सन था, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता था। लेकिन कैंसिलेशन और सेल्स पर्सन की सैलरी हटाने के बाद नेट मार्जिन सिर्फ 57,000 रुपए बचता था। और जब आप इसमें ऑफिस का महंगा रेंट और स्पॉन्सरशिप्स के भारी खर्चे जोड़ते हैं, तो असलियत ये थी कि कंपनी हर एक सेल पर बहुत भारी नुकसान उठा रही थी। और उस खराब यूनिट इकोनॉमिक्स और बीसीसीआई या फीफा जैसी महंगी स्पॉन्सरशिप्स पर अंधाधुंध पैसे बहाने का फाइनल रिजल्ट 4,564 करोड़ रुपए का भारी नुकसान। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी रोजाना लगभग 12.5 करोड़ रुपए का घाटा सह रही थी। जरा सोचिए, ये कोई एजुकेशन कंपनी नहीं, बल्कि लॉस में चलने वाली एक टैबलेट सेलिंग कंपनी बन चुकी थी। और सबसे बुरी बात, इस नुकसान की भरपाई करने के लिए जो कल्चर खड़ा किया गया, वो बेहद टॉक्सिक था। एम्प्लॉयज के लिए 14 घंटे की थका देने वाली शिफ्ट्स और एकदम अनरियलिस्टिक टारगेट्स। वहीं सेल्स पर्सन्स ने काउंसलर बनकर पेरेंट्स के डर का फायदा उठाया। मिडिल क्लास परिवारों को महंगे थर्ड पार्टी ऑटो डेबिट लोन्स में फंसाया गया। देखिए, जब एजुकेशन को डर बनाकर बेचा जाने लगे तो पतन तो निश्चित है। तो इन दोनों एक्सट्रीम्स से, चाहे वो आपके और हमारे जैसे माइक्रो हसल्स हों या बायजूस जैसे कॉर्पोरेट डिजास्टर्स, हम क्या सीखते हैं? चलिए आते हैं हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर, रूल्स फॉर सस्टेनेबल सक्सेस। अगर हम सस्टेनेबल ग्रोथ और टॉक्सिक एम्बिशन को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक सस्टेनेबल अप्रोच हमेशा प्रॉफिट और सही यूनिट इकोनॉमिक्स पर फोकस करती है, वहीं टॉक्सिक एम्बिशन सिर्फ बड़ी वैल्यूएशन के पीछे भागता है। सही तरीका है स्पीड, टेस्टिंग और ईमानदारी से वैल्यू क्रिएट करना, न कि डर और मैनिपुलेशन के जरिए नंबर्स बढ़ाना। इस पूरी सिचुएशन को समराइज करने के लिए ये कोट बिल्कुल सटीक है। जिस कंपनी का मकसद एजुकेशन में क्रांति लाना था, उसके कोर में एजुकेशन बची ही नहीं थी, वहां सिर्फ ग्रोथ और वैल्यूएशन का एडिक्शन था। ये एक बहुत ही कड़वा सच है दोस्तों। जब कोई कंपनी अपना बेसिक पर्पस ही भूल जाती है तो उसकी नींव का गिरना पक्का है। तो फाइनली इस पूरे विश्लेषण से आपके लिए मेन टेकअवेज क्या हैं? पहला, ये मान लेना कि सिस्टम में रुकावटें हमेशा रहेंगी। उन रुकावटों को पार करने के लिए छोटे लेवल से शुरुआत करें और परफेक्शन के बजाय स्पीड पर ध्यान दें। किसी भी काम या बिजनेस की बेसिक यूनिट इकोनॉमिक्स को कभी इग्नोर ना करें और रातों रात अमीर बनने या अवास्तविक स्केल की इल्यूजन से हमेशा बचकर रहें। जाते जाते मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या आज के हमारे सिस्टम सच में असली वैल्यू क्रिएट करने वालों को रिवॉर्ड करते हैं या फिर सिर्फ ग्रोथ का दिखावा करने वालों को? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।